नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। और पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी एक साथ काम करता है। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना या अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। और गवर्नमेंट का काम रहता है कि अधिक से अधिक लोगों का वेलफेयर करना या लोगों का कल्याण करना है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है आपके बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। और इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला रहता है। और इसमें गवर्नमेंट की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें आपके गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है या मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें आपके सरकार और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं। इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बी ऑप्शन कह रहा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास दृष्टि से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की गिनती आपके विकासशील राष्ट्र के रूप में हमारी गिनती की जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भारत विश्व के चौथे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है। और पीपीपी के आधार पर देखें तो भारत विश्व के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है ये आपके तृतीयक क्षेत्र का है। जिसमें आपका सर्विस सेक्टर आता है। और इसमें ये आपके 50% से अधिक योगदान देता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आपके 30% के आसपास है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपके 17% के आसपास है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी इंडिया की जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है आपके तृतीय क्षेत्र का है। और सबसे कम योगदान आपके प्राइमरी सेक्टर का है। और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा योगदान आपके द्वितीय क्षेत्र का है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी वो अर्थव्यवस्था है जिसमें तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो तो ना तो किसी देश के साथ आयात करता है ना किसी देश के साथ निर्यात करता है नहीं किसी देश के साथ ऐसे कोई राजनीतिक संबंध रखता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये ना तो किसी के साथ आयात करता है ना ही किसी के साथ निर्यात करता है। उसको आपके बंद इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी इकोनॉमी जो किसी देश के साथ अपना संबंध नहीं रखती ऐसी अर्थव्यवस्था को या ऐसी इकोनॉमी को आपके बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें गवर्नमेंट की प्रमुख भूमिका होती है। और जो मुक्त अर्थव्यवस्था होती है इसमें ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक स्वरूप है। और इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। और जो बंद अर्थव्यवस्था होती है आप इसमें विश्व के साथ किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ए ऑप्शन कह रहा है कि यह एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ए ऑप्शन गलत है। भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है और नहीं हमें कम खादी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये ऑप्शन गलत है कि 1960 में जब हमारे देश में हरित क्रांति नहीं आई थी उस समय तो हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। लेकिन अब इस समय हमारे पास खाद्यान्न की कमी नहीं है। अब तो हम निर्यात करते हैं खाद्यान्न का। तो ये ऑप्शन इस वजह से क्या हो जाता है गलत हो जाता है। हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है कि वो एक एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर एक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं है क्योंकि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और हमारे पास सबसे अधिक मजदूरों की संख्या है सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या है। इसलिए हमें हमारे देश को श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है एक व्यापार की आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हमारा व्यापार इतना ज़्यादा नहीं होता है। हमसे ज़्यादा व्यापार तो आपके यूएसए चाइना और जर्मनी जैसे देशों का होता है।
तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। रोना तो हमारे पास यही है कि हमारे पास पूंजी की कमी है, तो इसको हमारे देश को पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भी नहीं परिभाषित किया जा सकता है। तो हमारे देश में श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश को इकोनॉमी को अगर श्रम आदि की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी देश की जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिपेंड करता है, ये आपके वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कितने प्राकृतिक संसाधन है, उनके पास पूंजी कितनी है, उनके पूंजी निर्माण भी ये डिसाइड करता है कि उस देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। अब बाजार का आकार कैसा है, या छोटा है, बड़ा है, इसमें उनके पास कितनी पूंजी है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये आपके आर्थिक विकास के को निर्भर करते हैं। अगर ये पूंजी आपके पास बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, बाजार का आकार बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सारे कारण आपके आर्थिक विकास पर निर्भर करते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना, यानी एक साथ मिलना। तो बी ऑप्शन यही सी ऑप्शन यही कह रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आती है उसको समाप्त करना, ताकि हमारे आयात निर्यात को बढ़ावा मिल सके और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ या हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट अच्छे से हो सकते हैं। तो यही वैश्वीकरण का मतलब होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना है। सी ऑप अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथावत को कम करना है। अगर हम अपने आर्थिक प्रतिबंध अगर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे जो व्यापार होगा उसमें गिरावट आएगी, हमारा आयात निर्यात करने में हमें दिक्कतें होगी। तो इसलिए हम जो आर्थिक प्रतिबंध होते हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं, या उसको उदार बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत की कुल श्रमिक का लगभग आपके 54% भाग एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी देखी जाती है इसमें जो आपके कौशल की कमी या स्किल की कमी देखने को मिलती है, वो ऐसी बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है। और ऐसी बेरोजगारी को आपके संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये भारत में अधिकतर देखी जाती है, और इसमें आपके कौशल की कमी होती है। कौशल की कमी के कारण जब आपको रोजगार ना मिले उसको आपके संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जो तकनीकी बेरोजगारी होती है इसमें जब आप नई नई मशीनों का निर्माण होता है, नई नई मशीनें आती है, इन नई मशीनों के कारण जब मजदूरों को या आपकी नौकरी चली जाती है, आपकी नौकरी को गंवानी पड़ती है, तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है या जो बेरोजगार हो जाते हैं उसको आपके तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। जो चक्रीय बेरोजगारी होती है ये आपके आर्थिक मंदी के दौरान उत्पन्न होती है, और इसमें आपकी गुड एंड सर्विस की मांग डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है आपकी, जब एक नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी को खोजते हैं, तो जब पहली नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच का जो समय होता है, जो संघर्ष होता है, इसमें जो घर्षण होता है उसको आप एक घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि जब आप पहली नौकरी छोड़ देते हो दूसरी नौकरी को जब ढूंढने जाते हो तो कई बार बोलते हैं कि आपके जूते के तलवे तक घिस जाते हैं, तो यानी घर्षण हो जाता है। तो इसलिए इसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है। तो भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े एकत्रित करने का जो काम है ये आपके NSSO का काम है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस NSSO की स्थापना आपको 1950 में की गई थी, और CSO और NSO को दोनों को मिलाकर 2019 में मिला दिया गया, और इसके स्थान पर आपकी NOSO की स्थापना की गई है। जो नीति आयोग है या इसका गठन जो किया गया था, ये आपकी योजना आयोग की जगह इस नीति आयोग को लाया गया था, और इसका गठन आपके 2015 में किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो वित्त आयोग है ये आपका एक संवैधानिक आयोग है या संवैधानिक कमीशन है।
और इसका जो उल्लेख मिलता है आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें इसको उल्लेख देखने को मिलेगा। और जो यूएनओ है इसका गठन आपके 1945 में किया गया था और यूएनओ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी आपके ग्रामीण अल्प रोजगार भी देखने को मिलता है, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है और भारत में आपकी चक्रीय बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में आपके अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि में आपने देखा होगा कि कम लोगों की जरूरत होती है और अधिक लोग लगे होते हैं। इस कारण इसमें अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है। देख उनको तो ये लगता है कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो जहाँ 5 आदमी की जरूरत होती है वहाँ 7 आदमी लगे होते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जो 2 लोग हैं ना, ये दिखने में तो ये लग रहे हैं कि मतलब ये रोजगार पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये बेरोजगार है ये, है ना। ये इसलिए इसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, उनको लग रहा है कि रोजगार मिल रखा है, लेकिन वो वास्तव में रोजगार नहीं, वो 5 ही लोगों का काम था वो, जिसमें 7 लोग लगे हुए हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और खुली बेरोजगारी उसे कहते हैं जब काम करने में कोई व्यक्ति सक्षम हो और काम करने की इच्छुक भी हो, लेकिन बाजार में रोजगार के अवसर ना मिले या काम ना मिले, तो इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है उसको आपकी खुली बेरोजगारी कहते हैं। और घर्षणात्मक बेरोजगारी वही है जब आप एक नौकरी छोड़ देते हो दूसरी नौकरी को खोजते हो, उसके बीच का जो समय होता है उसको आपके घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जब आपके पास कौशल की कमी हो या स्किल की कमी हो उस वजह से जो बेरोजगारी होती है उसको आपको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जो बेरोजगारी है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है ये आपके संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है और ग्रहणात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी बेरोजगारी आपकी कृषि की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौसमी बेरोजगारी होती है इसमें आपके कुछ महीने ही आपको रोजगार मिलता है, जब बारिश बुरिश होती है, मौसम का सीजन होता है, उस समय कुछ महीने आपको जब रोजगार मिलता है उसको मौसमी बेरोजगारी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी आपके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है और जब आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसको ही आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, इसको ही आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन कह रहा है कि काम करने की इच्छुक होता है और काम ना मिलना। तो अगर काम करने के आप इच्छुक और आपको काम ना मिले तो ऐसी कंडीशन को तो आपको बेरोजगारी कहते हैं। बी ऑप्शन करके पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, अगर पूरे साल आपको काम नहीं मिलते हैं तो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें जो प्रचुर बेरोजगारी है ये आपके आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है और अदृश्य बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों बेरोजगारी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो वर्तमान समय में बेरोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ये आपकी शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बनी हुई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो छिपी हुई बेरोजगारी ये आपके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी और ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। विनिर्माण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ये बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है कि इसमें अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होती है इन पे, क्योंकि स्किल की कमी होती है, कौशल की कमी होती है, तो इस वजह से उनको सही से ये अच्छा जितना उत्पादन होना उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, इसलिए ये अपर्याप्त उत्पादन क्षमता कर पाते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादा जितना उत्पादन करना उतना उत्पादन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना स्किल इतना कौशल नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी देखी जाती है।
तो शहरी क्षेत्रों में अक्सर जो बेरोजगारी देखी जाती है, आपकी शिक्षित बेरोजगारी देखी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रचंड बेरोजगारी आपके कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है। और जो मौसमी बेरोजगारी आपके कुछ महीने में ही रोजगार मिलता है इसमें। और ये भी आपके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ डैश डैश है। तो प्रचंड बेरोजगारी का मतलब है जब आपकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अब इसका मतलब क्या होगा कि सीमांत उत्पादकता शून्य हुई, मान लें किसी खेत में 10 बोरी गेहूं उगता है और उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, और ये 5 लोग हर साल ये खेती करते हैं और 10 बोरी गेहूं उगा लेते हैं। लेकिन 2 लोग उसमें और शामिल हो जाते हैं, और वो भी जब वो 2 लोग और शामिल हो जाते तब भी गेहूं की 10 ही बोरियां उत्पादन होता है। तो जो 2 लोग होते हैं, इनकी जो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है शून्य हो जाती है। और प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो ये आपके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसलिए प्रचंड बेरोजगारी की जो श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है शून्य होती है, क्योंकि जो 2 लोग लगे हैं ये कोई उत्पादन नहीं कर पा रहे। पहले भी 10 ही बोरी उत्पादन हो रहा था, अब ये 2 लोग और शामिल हो गए, फिर भी 10 ही बोरी उत्पादन हो रहा है। तो जो 2 लोग हैं इनकी उत्पादकता क्या है? शून्य है बिल्कुल। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातकोत्तर डिग्री के युवा नौकरियों में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जो यूजी और पीजी करके जो छात्र बैठे होते हैं, उनकी जो युवा नौकरियां नहीं मिल पाती है, ये आपकी शैक्षिक बेरोजगारी की कैटेगरी में आएगी, है ना। ये शिक्षित बेरोजगारी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और मौसमी बेरोजगारी आपके कुछ ही महीने रोजगार मिलता है। और प्रचंड बेरोजगारी आपके आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो मौसमी बेरोजगारी जो होती है इसमें कुछ ही मंथ में आपको रोजगार मिलता है, बाकी महीने में आपको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बेरोजगारी को आपकी मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचंड बेरोजगारी को आपके अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। तो जो प्रचंड बेरोजगारी होती है इसमें आपकी आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए होते हैं काम में। और ये जो प्रचंड बेरोजगारी अक्सर आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो वर्ष के अधिकांश समय में जो बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या को आपके सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और दैनिक स्थिति बेरोजगारी उसे कहते हैं जब एक दिन में 1 घंटे के लिए भी कोई लाभकारी काम न मिलता हो, तो उस स्थिति को आपके दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी उसे कहते हैं जब पूरे सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी लाभकारी काम नहीं मिलना, तो उस कंडीशन को आपके साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। तो अगर बाजार में काम उपलब्ध है, लेकिन श्रमिक भी उपलब्ध है, लेकिन उन श्रमिकों जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके पास कौशल की अगर कमी है, तो उस स्थिति को आपके सृजनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो जब आप में कौशल की कमी होती है और उस मार्केट में काम होता है, लेकिन कौशल की कमी की वजह से आप बेरोजगार रह जाते हैं, तो इस स्थिति को आपके सृजनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौसमी बेरोजगारी होती है इसमें आपके कुछ ही मंथ में आपको काम मिलता है। और जब आर्थिक मंदी के कारण आपके बेरोजगारी फैलती है तो उसको आर्थिक बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि डैश डैश जिसे खोज खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो जो
प्रतिरोधक प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी है। इसको आपके खोजी बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये बेरोजगारी तब होती है जब आप एक नौकरी छोड़ देते हो और दूसरी नौकरी को खोजने के लिए निकलते हो। उसमें जो एक नौकरी और दूसरी नौकरी के बीच में जो छोड़ने का जो समय होता है, उसको आपके प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इसको ही आपके घर्षणात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। जिसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपके आवश्यकता से अधिक जब लोग काम में लगे रहते हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। स्वैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं जब अपनी इच्छा के अनुसार उसको काम नहीं मिलता हो। और शास्त्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं जब मजदूरी बढ़ जाती है और श्रम की आपूर्ति अधिक हो जाती है और जिन कारणों से कुछ मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ध्यान हो, शास्त्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब मजदूरी की दर बढ़ जाती है और श्रमिकों की आपूर्ति अधिक हो जाती है, यानी मजदूरी बढ़ने से मजदूरों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिस कारण क्या हो जाता है, मौजूदा जिस कारण से कुछ मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इस स्थिति को या इस कंडीशन को आपके शास्त्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी देश में बेरोजगार लंबे समय तक बनी रहती है तो उस इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो किसी भी देश में अगर बेरोजगारी लंबे समय तक रहती है तो उस स्थिति को आपके दीर्घकालिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन आगा आपका सही आंसर होगा। और प्रतिरोधक आत्म बेरोजगारी उसे कहते हैं जब एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को आप तलाश करते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह, तकनीकी वजह से जब बेरोजगारी होती है तो उसको आपके प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है ये आपके नीति आयोग करता है। और नीति आयोग की स्थापना आपके 2015 में की गई थी और इसको आपके योजना आयोग की जगह लाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोकसभा है ये इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, नहीं, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, सॉरी। और इसका गठन आपको 1952 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। जो राज्यसभा है ये आपका स्थायी सदन है और इसका भी गठन आपके 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो पूछ सकते हैं कि लोकसभा का पहले गठन हुआ या राज्यसभा का? तो ध्यान रखना, लोकसभा का गठन पहले हुआ था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो जो अल्प विकसित देश होते हैं इसमें जो गरीबी का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है ये आय की असमानता इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में अगर निर्धनता का जो आकलन देखा जाता है आपके परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर उसकी निर्धनता का आकलन किया जाता है या देखा जाता है। जिसमें आपका सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इस 20 सूत्री कार्यक्रम जो था ये आपके गरीबी उन्मूलन से संबंधित थे। और इसकी शुरुआत आपकी 1975 में की गई थी। और इसको जो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को या इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और आराम हराम का नारा आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के मुख्य प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आपके जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश है इसको भारत के इथोपिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक कुपोषण के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो झारखंड है ये आपके 2000 में जब उत्तराखंड बना था 2000 में, तब उस समय इस राज्य को भी बनाया गया था। और झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। उड़ीसा आपके 1936 में बिहार से अलग राज्य बना था और उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। और बिहार आपका 1912 में राज्य बना था और बिहार की राजधानी आपकी पटना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का की माप का सबसे उपयुक्त है? तो भारत में जो गरीबी की तीव्रता का की जो माप का सबसे जो उपयुक्त पैमाना है ये आपके बहुआयामी गरीबी सूचकांक है।
इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये आपके यूएनडीपी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, और 2010 में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 10 तो संकेतक है और 3 इसमें आयाम है। ये 3 आयाम कौन कौन से हैं आपके? एक तो शिक्षा है आपका, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा आपका जीवन स्तर है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मानव विकास सूचकांक है ये भी आपके यूएनडीपी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले 1990 में इसको प्रकाशित किया गया था। और मानव विकास सूचकांक में भी आपके 3 मानकों पर ये आधारित होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जीवन स्तर। और जो लिंग असमानता सूचकांक है ये भी आपके यूएनडीपी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और लिंग असमानता सूचकांक को पहली बार आपके 2010 में जो पहली बार इसको एचडीआई की रिपोर्ट में इसको पेश किया गया था। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत की गरीबी दूर करने से संबंधित है? तो आईआरडीपी की स्थापना आपके 1978 में की गई थी। और आईआरडीपी का पूरा नाम है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसका गठन आपके 1978 में किया गया था। और ये आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। टाइसम की शुरुआत आपके 1979 में की गई थी और ये भी आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत आपके 1980 में हुई थी। और ये भी आपके इसने भी आपकी गरीबी को दूर करने के लिए इसको चलाया गया था। तो ये सारी योजनाएं जो थी आपकी गरीबी को दूर करने के लिए चलाई गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में नियत है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत में जो नगरों की जो गरीबी है इसकी जड़ें आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का लेवल जो है थोड़ा कम है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। तो कथन और कारण दोनों ही ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में किसको शामिल किया जाता है? तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है ये आपके यूएनडीपी और ओपीएचआई के ओपीएचआई द्वारा इसको संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया जाता है। और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में आपके स्वास्थ्य को भी देखा जाता है, शिक्षा को भी देखा जाता है और जीवन स्तर को भी देखा जाता है। इन तीनों आयामों को देखकर आपके बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। इस बेस पर इनको जारी किया जाता है। तो ये तीनों इसमें शामिल है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो भारत में जो निर्धनता का अनुपात घट रहा है इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 15 साल से लेकर उन 60 साल के बीच के जो जनसंख्या आई है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं और इस वजह से हमारा जो गरीबी है वो कम हो रही है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो भारत में जो गरीबी का जो अनुमान लगाया जाता है ये आपकी पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है कि एक परिवार कितना खर्च कर रहा है या कितना उपभोग कर रहा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गरीबी अनुमान आपके कैलोरी के आधार पर नहीं की जाती है, नहीं आपके सिर की गणना के आधार पर, नहीं प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर। एक परिवार कितना उपभोग पर व्यय कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उस आधार पर उसकी गरीबी देखी जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि भारत में आमतौर पर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये समय समय पर भारत में आपकी निर्धनता रेखा का अनुमान लगाए जाते हैं, ना कि आपके इस फिक्स ईयर नहीं है कि 10 साल बाद इसका अनुमान लगाया जाएगा। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात समान नहीं है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका जो प्रकाशन किया जाता है ये आपके आईबीआरडी के द्वारा किया जाता है। और आईबीआरडी जो है ये आपके वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का ही एक पार्ट है। और आईबीआरडी की स्थापना आपके 1944 में की गई थी।
और IBRD आपके मध्यम आय वाले देशों को लिए आपके लोन प्रोवाइड कराता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो IMF है इसकी स्थापना आपके 1945 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है आपके वाशिंगटन DC में स्थित है। और जो UNDP है इसका गठन आपके 1965 में किया गया था, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। जो WTO है इसकी स्थापना आपके 1995 में की गई थी, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो जो मानव विकास सूचकांक है HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपकी UNDP के द्वारा इसको बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंकटाड है इसका गठन आपके 1964 में किया गया था, और इसका मुख्यालय भी आपके जिनेवा में स्थित है। जो आसियान है इसका गठन आपके 1967 में किया गया था, और IBRD का गठन आपके 1944 में किया गया था। और इस ये आपके आपके वर्ल्ड बैंक का ही एक ग्रुप है, या इसका मेंबर है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो जो मानव विकास की जो अवधारणा जो दी गई थी, आपके जो पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा ये धारणा दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और महबूब महबूब उल हक के जो सहयोगी रहे थे, ये आपके भारत के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे थे अमर्त्य सेन, ये भी इसमें शामिल थे, इनके इसमें सहयोगी थे। और अमर्त्य सेन आपके इनको ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको 1998 में आपके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में आपकी जीवन प्रत्याशा को भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, शिक्षा को भी देखा जाता है, लेकिन सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में नहीं देखी जाती है, ये इसका आयाम नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कौन कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो स्वास्थ्य और पोषण आपके मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी आपके मानव विकास सूचकांक का ही पार्ट है। प्रति व्यक्ति आय भी आपके मानव विकास सूचकांक का ही हिस्सा है। लेकिन सकल नाम निवेश दर जो है ये आपके मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है ये आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसका आधार है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो जो राज्य स्तर पर जो मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जारी की थी आपके मध्य प्रदेश ने जारी की थी, और मध्य प्रदेश ने ये रिपोर्ट आपके 1995 में जारी की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो UNDP की तर्ज पर ही भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट जो पहली बार दर्ज की गई थी आपके अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि UNDP का मानव विकास रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट आती है इसमें भारत को जो रखा गया है ये आपके मध्यम मानव विकास श्रेणी की या मध्यम मानव विकास कैटेगरी में रखा गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा जो है ये आपके मानव विकास सूचकांक का माप है। साक्षरता दर भी आपके मानव विकास सूचकांक का माप है। सकल नामांकन भी आपके मानव विकास सूचकांक का माप है। लेकिन लिंग अनुपात आपके मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। धन्यवाद।